उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है आपको, जो उसके पहले वाला पार्ट है, आप उस पार्ट को जाके उस लिंक पर देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कूलॉम का नियम इस टॉपिक में, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंपल्सरी है, बट चार्ज के बीच कैसे फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इसको समझने के लिए हम इस टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन छोटा सा करता हूँ। आइए देखते हैं स्टूडेंट, जो कूलॉम्स लॉ है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है, जो फ्रांसिस साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस वैज्ञानिक 1785 ईस्वी में। कूलॉम ने क्या देखा, फ्रांसिस साइंटिस्ट थे, कूलॉम ने देखा कि अगर हम दो चार्ज लेते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के हों, सिमिलर नेचर है या दोनों के अपोजिट नेचर है, अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, तो दो चार्जेस पे एक दूसरे के क्लोजर करने पे या एक दूसरे के से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच एक फोर्स अप्लाइड होता है। जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था, अगर हम कागज के टुकड़े को अगर पेन से रब करके रखते हैं तो एक निश्चित डिस्टेंस के बाद जाने पर वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो कूलॉम ने इस अट्रैक्शन फोर्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया। अट्रैक्शन और जो भी रिपल्सन फोर्स है उसको डिफाइन करते हुए और एक फार्मूला स्टेबल किया। क्या होता है कि अगर दो चार्जेस हैं, नो डाउट, अगर सिमिलर चार्ज हैं तो दोनों को रिपल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर अट्रैक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को, या सिमिलर चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मैं यहाँ पे दोनों सिमिलर चार्ज न लेके दोनों हम अपोजिट चार्ज ले लेते हैं। ये दोनों अपोजिट चार्ज, इनके बीच एक फोर्स अप्लाइड होगा जिसको हम F से डिनोट कर लेते हैं। अगर इस चार्ज को हम Q1 से डिनोट करें, इस चार्ज को Q2 से डिनोट करें, तो कूलॉम ने क्या बताया कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स अप्लाइड होता है। वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, यानी F इज द प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर ली जाए, बीच की डिस्टेंस अगर R हो, तो कूलॉम के हिसाब से जो F है, यानी इनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, नो डाउट ये रिपल्सन भी हो सकता है अगर सेम चार्जेस हो, तो दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उनके आवेश यानी चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट, इसी को इन्होंने कैलकुलेशन करके और एक नया फार्मूला दिया। अगर इन दोनों को हम एक दूसरे में मर्ज करते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यू नो, अगर हम फिजिक्स में अगर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट लिया F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम द्वारा डिफाइन किया गया फार्मूला है। ये F जो है अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट, यहाँ पर K की वैल्यू को फाइंड करते हुए यहाँ पर बताया गया कि K एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को डिफाइन करते हुए एक फार्मूला के रूप में इसको लिखा गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आप K ले लीजिए या फिर कोई दूसरा भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ये K की वैल्यू को फाइंड कर दिया गया और कैलकुलेशन के माध्यम से इसका वैल्यू भी निकाला गया 9 into 10 to the power 9। और अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, यू नो, यहाँ पे एक यूनिट भी हम ले सकते हैं। तो यूनिट के रूप में यहाँ पर मिलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये आप यूनिट यूज कर सकते हैं K की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया गया है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। एक यहाँ पे और आपकी जानकारी के लिए टॉपिक बताता हूं मैं आपको कि अभी भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच यानी दो चार्जेस के बीच अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं लाइक दिस
अगर इस फार्मूले को हम यहाँ पे k की वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हम एज ए न्यूटन फार्मूला, सॉरी कूलॉम फार्मूला हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे चीज देखें, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पे पुट अप कर दिया जाए, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो अगर हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, इफ स्मॉल k इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। यहाँ पर जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको मैंने ले लिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर स्मॉल k इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट यहाँ पर k को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले सकते हैं फॉर वॉल्यूम, हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। निर्वात के लिए k की जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, एंड फॉर मेटल k इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर हम कोई मेटल लेते हैं, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं, अगर आपको ना दिखाई देता हो तो फॉर मेटल k इक्वल टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि अगर दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है, जस्ट लाइक मोम रख लीजिए या फिर कांच रख लीजिए, तो अगर दो आवेशों के बीच अगर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो k की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 रख के फिर ऊपर वाला फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर हम कोई मेटालिक सब्सटेंस रखते हैं तो यहाँ पे इनफिनिटी हो जाएगा, उनके बीच जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट वो 0 हो जाएगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इस फंडामेंटल को कूलॉम के नियम के माध्यम से हम समझेंगे। एक थोड़ा सा हम यहाँ पे और चीज इंक्लूड करना चाहते हैं स्टूडेंट, ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया है तो उसका हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने पर जो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको K माना गया है तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और जो नॉर्मल मेरी वैल्यूज थी विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो आइए देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके इतना लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड दोनों मान चुके हैं, तो इसको हम थर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे हम फोर्थ ले लेते हैं। अब हम स्टडी करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट मैं इसमें ही आपको जोड़ दिया हूं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जिसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए पहले हम इक्वेशन 3 और 4 में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, F बाई F इज इक्वल टू, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये पहले वाला हम F0 से डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट। आप इसको भी यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं, F0। तो मैंने ले लिया F अपॉन F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिवीजन करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन Q1 Q2। ये दोनों टर्म कैंसिल हो सकते हैं, R स्क्वायर से ये दोनों टर्म कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन। तो F अपॉन F0 इज इक्वल टू K। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F अपॉन F0 कैलकुलेशन करने के बाद F अपॉन F0 की वैल्यू आ रही है K, वेयर K इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स। वैक्यूम अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है,
तो वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा उसको मैंने नॉर्मल F से डिनोट किया है, और आफ्टर इंक्लूडिंग डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अगर कोई यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाता है तो जो मैंने यहाँ पे मैटर डाला है उसको F0 से, जो फोर्स वहां पे अप्लाई होगा उसको मैंने F0 से डिनोट किया है। तो डिफिनेशन क्या देंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो मैंने डिफिनेशन आपको बताया कि अगर निर्वात में दो आवेशों के बीच जो बल लगता है तथा माध्यम के रखने पर, यानी डाइइलेक्ट्रिक माध्यम के रहने पर जो बल लगता है, उन दोनों बलों के रेशियो को ही हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये डिफिनेशन एग्जाम में भी पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं रिपीट करता हूँ एक बार और, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा वैक्यूम मीडियम की उपस्थिति में जो बल लगता है उसके अनुपात को ही हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कूलॉम के नियम के बारे में स्टडी किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम इसको इसी वीडियो में कंक्लूड करेंगे। आइए न्यूमेरिकल, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करिए। क्वेश्चन क्या है, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति, नेचर भी बताना है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया सेम जो चार्ज होते हैं सेम नेचर के, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास दो प्रोटॉन है। प्रोटॉन एक्चुअली होते क्या है, तो प्रोटॉन जो होते हैं उस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, तो 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रहेंगे। तो एक प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज होता है और दूसरा भी प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन की चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर दोनों को स्टडी करें दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर हम दोनों प्रोटॉन है जिनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई है 4 × 10⁻⁻15। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन पे चार्ज होता है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, उसका परिमाण हमको निकालना है और प्रकृति निकालनी है। डिफरेंट प्रकृति तो हम पहले ही बता सकते हैं, जो इसका परिमाण होगा वो देखते हैं। परिमाण जो होगा मैग्नीट्यूड फोर्स का F1/4πε0 into Q1 Q2/r²। तो F = 1/4πε0 की वैल्यू मैंने अभी भी आपको बताया है 10⁹ इंटू Q1 Q2 जो है प्रोटॉन का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल 10⁻⁻19। Q2 का भी वैल्यू, दोनों प्रोटॉन ही है, 1.6 × 10⁻19 अपॉन जो R है वो आपके सामने 4 × 10⁻15। आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें तो 9 × 10⁻9 और यहाँ पे है 10 पावर, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 1.6 × 1.6 × 10⁻19 और 19 38 में से 9 माइनस करेंगे तो -29 अपॉन 4 × 16 × 10⁻13। स्टूडेंट, इसका जो भी आंसर कैलकुलेशन करने पर आएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो नेचर है, दोनों चार्जेस के नेचर जो है फोर्स के, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, प्रकृति आपको बतानी थी। दो चार्ज सिमिलर चार्ज है, प्लस प्लस, तो दोनों सिमिलर चार्ज की प्रकृति एक दूसरे के धनावेश है, तो एक दूसरे के दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जरूर बताइए ताकि मुझे ये लगे कि आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मोस्ट थैंक्स, और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।